हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। जी हाँ, 4th यूनिट लेकर मैं आ चुका हूं और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एनालिटिक्स। जी हाँ, कल पेपर है कल पेपर है आपका, अपनी भी तैयारी चल रही है। आज की रात बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के साथ 3 यूनिट बता चुका हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुका हूं, रैंक कोरिलेशन बता चुका हूं, कार्ल पियर्सन बता चुका हूं। चौथी यूनिट की प्रोबेबिलिटी की थ्योरी करवा रहा हूं। इसके साथ कुछ छोटा सा न्यूमेरिकल आता है, 1 नंबर 2 नंबर के अंदर आता है, वो ताश के पत्तों वाला, वो भी मैं तुरंत ही सिखा दूंगा। मतलब कि वही क्वेश्चन आता है और वही अपन को करना है, ठीक है। तो किस तरीके से वो क्वेश्चन आता है, हर बार वो रिपीट होता है, वो ताश के पत्तों वाला और गेंद वाला क्वेश्चन होता है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन इस प्रोबेबिलिटी में अपने एमबीए कोर्स में तो नहीं आते। तो यदि आपके एमबीए, बीबीए, बीकॉम और यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं डॉक्टर आनंद व्यास देर से ही सही लेकिन आप सबका स्वागत कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, पहला टॉपिक है इसके अंदर प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं। अच्छा, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, लास्ट चल रहा है अपना 5th यूनिट भी थोड़ी देर में आएगी। जब तक ये यूनिट आप कंप्लीट करोगे, देख के यकीन मानिए 5th यूनिट में आ चुकी होगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी का सिंपली मीन हाउ लाइकली समथिंग इज टू हैपन, यानी किसी कार्य के होने या न होने की संभावना। हिंदी में इसको बोलते हैं संभावना। किसी कार्य के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी। आप बहुत से ऑथर्स बोलते हैं कि केवल प्रोबेबिलिटी का मतलब है गुड, कि फैक्ट, यानी कि होगा ही, कि 2 गेंद निकाल रही है तो कितनी प्रोबेबिलिटी है, यानी कि वो कहते हैं कि आने का अकरेंस की पावर देखते हैं, मींस लाइकली टू हैपन। यहां पर भी लाइकली समथिंग इज टू हैपन और नॉट हैपन को भी अपन प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। भैया आज बारिश नहीं होगी तो वो भी प्रोबेबिलिटी, आज बारिश होगी वो भी प्रोबेबिलिटी है। अब कोई बोलता है सर नहीं होना भी तो एक तरीके की प्रोबेबिलिटी है, तो वो दोनों ही टेक में, एक लाइकली टू हैपन और नॉट लाइकली टू हैपन, इट्स कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। इज अनश्योर अबाउट द आउटकम ऑफ द इवेंट, ठीक है। वी टॉक अबाउट द प्रोबेबिलिटी इन सर्टेन आउटकम, लाइक कि कोई आज बारिश होनी, आज बारिश नहीं होनी। एक सिक्का उछाला, कितनी बार हेड आ सकता है, कितनी बार टेल आ सकता है? अरे एक सिक्का है, 2 पहलू होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल, तो कितनी बार प्रोबेबिलिटी बनी? 1/2। आगे आंसर, अरे यही आंसर बहुत सौ के अंदर होने वाला है क्वेश्चन में। ये प्रोबेबिलिटी समझ में आ गई, ये बेसिक कंसेप्ट। आगे एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, चिंता मत करना, बिल्कुल मेरे साथ चलते रहना। आधा 1 घंटे का रिवीजन मेरे साथ कर लोगे तो कल एग्जाम में एकदम जी खोल के आराम से नंबर लेकर आओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बेसिक प्रोबेबिलिटी की थ्योरी। तो बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरी का मतलब क्या है? यहां पर बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरी का मतलब है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी इज द मैथमेटिकल फ्रेमवर्क दैट अलाउ टू एनालाइज द चांस ऑफ इवेंट इन लॉजिकल साउंड मैनर। यानी कि प्रोबेबिलिटी का हम अनुमान लगा रहे हैं कि कल बारिश होगी कि नहीं होगी, एक सिक्का उछालूंगा तो हेड आएगा कि टेल आएगा। इसी को ही मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखना और इसी को मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखना और एनालाइज करना उसके चांस को, लॉजिकली साउंड मैनर को, कि ये चीज होगी कि नहीं होगी, ठीक है। इसके अंदर याद रखना नंबर हमेशा कितने होते हैं? 2 ही होते हैं, 0 होता है या 1 होता है। 0 का मतलब इंडिकेट होता है where 0 इंडिकेट द इम्पॉसिबिलिटी कि वो नहीं हो सकता, और 1 इंडिकेट द सर्टेनिटी कि यही आएगा। इम्पॉसिबिलिटी कि वो नहीं हो सकता और 1 का मतलब कि वही आएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी 0 1 में डिराइव करती है। प्रोबेबिलिटी की थ्योरी का मतलब एक न्यूमेरिकल फ्रेमवर्क होता है, मैथमेटिशियन इक्वेशन होती है जिसके थ्रू हम प्रोबेबिलिटी की थ्योरी करते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई, प्रोबेबिलिटी का मीनिंग समझ में आ गया, प्रोबेबिलिटी की थ्योरम समझ में आ गई, थ्योरी समझ में आ गई कि थ्योरी क्या है, उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। और 0 1 पे डिराइव होती है। 0 का मतलब है कि ये इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता, और ये 1 का मतलब कि डेफिनेट या सर्टेन इवेंट है, ठीक है। अब आती है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन लॉ। इसको कुछ इस तरीके से समझेंगे, एडिशन, ऐड, और यहाँ आएगा, ये अच्छा कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, कहीं भी नहीं है, ये अपने मेरे ही द्वारा बनाए हुए मल्टीपल। तो ये मेरे ही द्वारा बनाया हुआ फॉर्मूला है, इसलिए इसको बुक में कंपेयर करने की कोशिश मत करना। जब हम एडिशन लॉ ढूंढते हैं तो 1/2 + 1/2 कर देते हैं, यानी कि 2 सिक्के में उछाल रहा हूं, दोनों सिक्के का इवेंट हुआ है और दोनों सिक्कों के आने में हेड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो पहले के अंदर भी 1/2 प्रोबेबिलिटी है, दूसरे के अंदर भी 1/2 प्रोबेबिलिटी है, तो 1 प्रोबेबिलिटी इसकी आ जाएगी, बराबर है। कैसे? 2 रैंडम में ले लिया, इधर आया 1, इधर आया 1, 2/2 = 1,
ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया। ये हो गया एडिशनल प्रोबेबिलिटी। अब मल्टीप्लिकेशन क्या है भैया, मल्टीप्लिकेशन में 1/2 इंटू 1/2 करते हैं और ये मल्टीप्लिकेशन रूल चलता है, यानी कि यहाँ प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4। जब पहला इवेंट और दूसरा इवेंट एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तब हम अधिकतर मल्टीप्लिकेशन रूल ऑप्ट करते हैं, और जब दोनों इवेंट स्वतंत्र होते हैं तब हम जब दोनों इवेंट स्वतंत्र होते हैं तब हम मल्टीप्लिकेशन रूल ऑप्ट करते हैं, और जब दोनों इवेंट एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तो हम एडिंग इवेंट यूज करते हैं। जैसे कि सिक्के उछालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो एक के जगह दूसरा जुड़ा हुआ था, और अगर अपन किसी थैले में से कोई गेंद निकालेंगे, ताश के कोई पत्ते निकाल रहे हैं, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन का रूल लग जाता है। केवल इतना सा बेसिक याद रखना, मल्टीप्लिकेशन यानी कि दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो उनका कोई आपस में लेना देना नहीं है। एडिंग में वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, उनका आपस में लेना देना है। केवल इतनी सी एक छोटा सा लॉजिक अपन को याद रखना है। अब एडिशनल लॉ का क्या लॉ लिखा हुआ है भैया, ये आ जाइए, लॉ पे आ गए हैं अपन। एडिशनल लॉ इज टेकिंग अ सिंगल कार्ड। अच्छा, ये कार्ड का यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, याद कर लेना। ये आंसर है 4/13। कल एग्जाम में 4/13 अगर कार्ड का क्वेश्चन आया तो यही क्वेश्चन आने वाला है, याद रखना। इसके अलावा कोई कार्ड का क्वेश्चन बनता नहीं है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। 4/13 उसका आंसर होने वाला है। क्या कह रहा है, एडिंग लॉ से इसको चेक कर रहे हैं क्योंकि दोनों चीजें मिली हुई है। ये कह रहा है कि एक सिंगल कार्ड पैक ऑफ कार्ड में से निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो इक्का होगा कि स्पेड होगा या हुकुम होगा। इक्का यानी इक्का होगा, इक्का आपको पता ही है, बहुत ताश कूटे अपन ने, या कोई हुकुम होगा। तो इतनी प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्के कितने होते हैं भैया 4 होते हैं। टोटल कार्ड कितने होते हैं भैया 52 होते हैं, बराबर। इक्के कितने 4, और हुकुम के पत्ते कितने होंगे 13 होंगे, ठीक है। तो 4/52 ये x की प्रोबेबिलिटी आ गई, अच्छा लिखा हुआ ये, और 13/52 ये y की प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। और टोटल किसी एक कार्ड को निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/52। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी जोड़ के मैंने 1/52 की प्रोबेबिलिटी उसमें से माइनस कर दी तो मेरा आंसर आ गया। देखो यहाँ पे यही तो करा है, दोनों की प्रोबेबिलिटी जोड़ दी 4/13 यानी कि 4 इक्के, और 13/52 यानी कि एक हुकुम का पत्ता। दोनों की प्रोबेबिलिटी जोड़ दी और प्रोबेबिलिटी कितनी माइनस कर दी 1/52, एक पत्ते निकलने की, तो कितनी बची 16/52, और फिर नीचे सिंप्लीफाई करा तो 4/13 कि एक कार्ड को निकलने के लिए क्या वो एक कार्ड हुकुम का होगा या वो इक्का होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 4/13 और सिंपल वे में 16/52। आई होप क्लियर हो गया है। नहीं भी हुआ है तो यही क्वेश्चन है, और इसी तरीके से यही क्वेश्चन मैंने AKTU में तो 3 बार देख लिया है क्वेश्चन, ठीक है। दूसरी यूनिवर्सिटी में भी 5 बार देख लिया, इसलिए मैंने एज इट इज ये क्वेश्चन भी लिख लिया कि भैया ये सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, 4/13 उसका आंसर रहता है, याद कर लेना, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन लो। अब मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या है थोड़ा सा समझ लो इसको, अभी तो मैंने समझाया था पर एक बार और समझ लो। According to the multiplication rule, the probability occurs that the both event A and B equal of the product of probability, यानी कि दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। कंडीशन दैट A1 A occur given the condition B, यानी कि एक थैले में से एक गोल, 2 गोल, 3 गोल रखी हुई है 1 2 3, किसी के निकालने की प्रोबेबिलिटी, और दूसरे थैले में से एक गोल, 2 गोल, 3 गोल रखी हुई 1 2 3, इसमें से ये ग्रीन येलो रेड होगी, यहाँ भी ग्रीन येलो रेड होगी, तो किसी की इसमें से जो पिकअप हो रहा है और इसमें से जो पिकअप हो रहा है दोनों अपने आप में इंडिविजुअल इवेंट होते हैं। ऐसी प्रोबेबिलिटी को हम मल्टीप्लिकेशन में चेक करते हैं। थोड़ा सा फास्ट है लेकिन समझ लेना, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, 2-3 बार मैंने बता दिया। अब बेस थ्योरम, अब बेस थ्योरम क्या है भैया, ये बेस थ्योरम की आपकी थ्योरी है, भगवान का शुक्र मानो कि इसके अंदर अपनी थ्योरी है, न्यूमेरिकल नहीं फंसाता है। बेस थ्योरम स्टेट दैट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बेस्ड ऑन द अकरेंस ऑफ अनदर इवेंट इज इक्वल टू लाइक्लीहुड द सेकंड इवेंट, यानी कि ये एडिशनल काइंड की प्रोबेबिलिटी है। बेस थ्योरम ये कहती है कि एक इवेंट तभी होता है जब दूसरा कोई इवेंट हुआ होता है। आपको खाना तभी मिलता है जब मम्मी ने बनाया होता है, आलू का पराठा तभी मिलेगा जब किसान ने उसको उगाया होगा। तो बेस थ्योरम ये कहती है कि एक प्रोबेबिलिटी होगी तभी वो दूसरी प्रोबेबिलिटी का अकरेंस होता है। ये उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, याद कर लेना।
नहीं तो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ी देर में इसकी टेलीग्राम पे भी पीपीटी आ जाएगी। ठीक है, ये याद कर लेना, बेस थ्योरम यानी कि एक अकरेंस होगा तभी दूसरा अकरेंस होता है, एक प्रोबेबिलिटी फुलफिल होती है, एक इवेंट होता है तभी दूसरा फुलफिल होता है। प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, प्रोबेबिलिटी का थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। वैसे अपन ने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर यही है, पॉइजन, नॉर्मल, ये वाले पॉइंट आने वाले हैं ना। तो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। पहले तो अपन एक इसका छोटा सा ये ग्राफ देखो, ये इस तरीके का जो कर्व बनता है बेल नुमा, ये प्रोबेबिलिटी कर्व कहलाता है। और ये वाला जो एंड का सिरा रहता है और नहीं मिलता है, इसको क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोटिक बोलते हैं। यहाँ 0.5 माइनस में होता है, यहाँ प्लस में होता है ना, याद रखना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ जो कोरिलेशन से रिलेटेड है, यहाँ नहीं है लेकिन बच्चों के 3-4 जनों के कमेंट आ गए इसलिए यहाँ पे बता देता हूँ। देख लो क्या कि जब हाई पॉजिटिव आएगा, हाई पॉजिटिव कोरिलेशन आएगा, तो क्या सर टॉपिक थोड़ा सा चेंज करा है क्योंकि बच्चों के 4 कमेंट आए हैं कंटिन्यूस, चारों अलग अलग बच्चों के। हाई पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब है कोरिलेशन प्लस 0.5 से ज्यादा है। ठीक है, पॉजिटिव में आपको लिखना है पॉजिटिव रिलेशन प्लस 0.5 से कम, नेगेटिव माइनस 0.5 से तक, और हाई नेगेटिव इसमें आप लिखोगे ग्रेटर देन, यानी कि ग्रेटर देन 0.5 यानी 0.6, 0.7, माइनस का है ना, साइन किसका है, माइनस का। और वीक में आता है 0, वीक कोरिलेशन 0, वीक कोरिलेशन को बोलते हैं 0। ठीक है, वीक कोरिलेशन को क्या बोलते हैं, 0। हाई पॉजिटिव को 0.5, पॉजिटिव को 0.5 से जो भी संख्या कम रहेगी प्लस के साइन है। नेगेटिव तो आपको पता है 0.5 तक, और हाईली नेगेटिव यानी कि 0.6, 7, 8, 9, एक से ज्यादा तो होता ही नहीं है, और वीक मतलब 0। ठीक है, अब आ जाते हैं इसका अपना डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है, random exponent assume as a model of theoretical distribution and the probability given by a function of the random variable is called the probability function. For example, we toss a fair coin, the probability of getting the coin is 1/2. तो कोई कॉइन उछाला मैंने, इसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी आधी है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी आधी है। इसको अगर मेरे को इस तरीके से मैं लिखता हूँ 50-50%, तो यही कहलाता है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम नंबर्स वे में लिखते हैं तो न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन है, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 13 मिनट में आधी यूनिट अपन ने उड़ा दी है। ठीक है, आगे 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 आगे। हाँ, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, 3 तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजनल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। 3 तरीके के, बायनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल, तीनों अलग अलग आते हैं। अच्छा, तीनों कभी साथ में नहीं आते क्योंकि बनती नहीं है, क्या है इनका समझ में नहीं आया, लेकिन तीनों का अलग अलग पूछा जाता है और एक ही पूछा जाता है। यार क्या पूछेगा, थ्योरी का क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी का मीनिंग बताइए, कंसेप्ट बताइए, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताइए। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, समराइज द नंबर ऑफ ट्रेल्स एंड ऑब्जर्वेशन विच ईच ट्रेल हैज द सेम प्रोबेबिलिटी। जब मल्टीप्लिकेशन वाला कि हर चीज की एक सेम प्रोबेबिलिटी होती है, तो आर्टिकल में attaining on one particular, the binomial distribution that determine the probability of observing a specific number, successful outcome of successful number of trails. Manufacturing company used to binomial distribution respect to defective goods. कहाँ, अच्छा इसका यूज भी पूछा जाता है, तो मैंने एग्जांपल दे दिया कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिफेक्टिव गुड्स का यूज करने में बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करती है। इसका मतलब यह है जब हमारे पास जो पॉपुलेशन आए उसका सर्टेन आउटकम एक ही हो, आउटकम क्या हो, एक ही हो, लेकिन उसको होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबकी सिमिलर रहे, यानी पॉपुलेशन 1, पॉपुलेशन 2, पॉपुलेशन 3, पॉपुलेशन 4, इन सबका जो आउटकम निकलने वाला है वो एक ही निकलने वाला है।
जैसे कि एक सैंपल का लॉट आया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, अब या तो वो अच्छा निकलेगा या कुछ डिफेक्टिव प्रोडक्ट निकलेगा। तो डिफेक्टिव निकल रहे 5 निकल रहे 4 निकल रहे, यानी कि डिफेक्टिव निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सर्टेन है, यानी डिफेक्टिव निकलेगा ही। उसके बाद हम उसमें चेक करते हैं कि कितना निकल सकता है, इसलिए हम बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं। अब यही तो इसकी थ्योरी कह रही है कि एक वन पर्टिकुलर वैल्यू पर सारी की सारी पॉपुलेशन आती है, सारी की सारी ट्रेल आती है। अच्छा, ट्रेल यहां पर वर्ड यूज किया गया है, ट्रेल वर्ड यूज किया गया है कि सारे समराइज द नंबर ऑफ द ट्रेल्स ऑब्जर्विंग व्हेन ईच ट्रेल हैज द सेम प्रोबेबिलिटी, यानी कि एक जो कार्टून निकलेगा उसमें से भी 5 निकल सकते हैं या 10 निकल सकते हैं, दूसरा कार्टून आएगा उसमें से भी 5 निकल सकते हैं, 10 निकल सकते हैं। इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं, मतलब कि एक प्रोडक्शन यूनिट या दूसरे प्रोडक्शन यूनिट या तीसरे प्रोडक्ट पॉपुलेशन या दूसरी पॉपुलेशन का आपस में कोई लेना देना नहीं होता, तब बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और यहां पर जब लेना देना नहीं होता तब अपन कौन सा लॉ यूज करते हैं? मल्टीप्लीकेशन वाला। ठीक है, आगे बढ़ूं, चलिए बढ़ ही रहे हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है सर? पॉइजन वो खाने वाला पॉइजन नहीं है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दैट यूज द शो हाउ मेनी टाइम्स एन इवेंट लाइकली टू अकर, यानी कि ये एक बार बार रिपीट होने वाला इवेंट है। यहाँ तो अपन वो चेक कर रहे थे कि उसमें से कितनी बार वो खराब निकलेगा, लेकिन यहाँ पर बार बार, यानी आज बारिश होगी, यानी इस साल कितनी बार बारिश हो सकती है भैया? 15 बार हो सकती है। कितनी बार हो सकती है? 20 बार हो सकती है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कॉल सेंटर में। कॉल सेंटर में एक दिन में कितने फोन आएंगे? तो प्रोबेबली करी होगी 10, 15 या एक घंटे में 10 कॉल आते हैं, तो प्रोबेबिलिटी है कि वो इवेंट इतनी बार रिपीट होगा। जैसे कि एक झूला अपन ने इस तरीके का देखा था बचपन में, यहाँ पर है ना, एक झूला हुआ करता था, आज भी मेलों में आता है, यहाँ पर हमको बैठाया जाता है। ये जो झूला बैठाया जाता है, हाँ ड्राइंग तो अच्छी नहीं है पर ये झूला पे हमको बैठाया जाता है। तो इस झूले पे मान लीजिए नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो इस एक नंबर का घूमने के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बार होगी, इसको चेक करने के लिए अपन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, कि एक नंबर कितनी बार घूमने के बाद यहां पर आता है। ये आएगा, ये तो सर्टेन इवेंट है, लेकिन कितनी बार के अंदर वो इवेंट रिपीट होता है, ये चेक करने के लिए अपन पॉइजनल डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं। इसी तरीके से कॉल सेंटर में तो कॉल आएगा ही आएगा, पर कितनी बार आएगा उसके अपन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन चेक करा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, भैया नाम ही नहीं लिखा है। नॉर्मल का मतलब होता है सामान्य। सामान्य का मतलब होता है यही वाला कर्व, बेल नुमा जो कर्व होता है, बेल बुद्धि नहीं, बेल घंटी वाली बेल। ठीक है, बेल शेप। तो बेल शेप के अंदर जब ये प्रॉपर टर्म ऑफ द प्रोबेबिलिटी द बेल कर्व, देखो लिख भी दिया, बेल कर्व इज द मीन द जीरो। इसका मीन जो होता है वो जीरो होता है, यानी मीन यानी कि एवरेज, है ना, आप मत बोलना, मीन यानी कि एवरेज। और डेविएशन क्या होता है? 1 होता है, और 0.5 इधर 0.5 इधर। ठीक है, इट हैज 0 स्कूप एंड कर्टसिस ऑफ द 3 कर्टसिस है भैया, ये कर्टसिस बना दिए। अच्छा, याद नहीं हो तो मैंने एक इसका ऊपर डिफरेंट वीडियो बना रखा है। सिमेट्रिक वे में होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो सिमेट्रिक वे में होता है। अभी इसका थोड़ा सा फास्ट हो गया, यहाँ पे थोड़ा स्लो कर देता हूं मैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइक नॉर्मल, 1 का डिस्ट्रीब्यूशन होता है 0.5 इधर 0.5 इधर, बेल शेप में होता है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक्स में अपने बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेचुरल एंड सोशल साइंस, नेचर यानी सोशल साइंस, यानी कि आप वाटर साइंस, मरीन साइंस या किसी भी एनिमल के ऊपर स्टडी कर रहे हो या किसी भी नेचर की प्रोबेबिलिटी पे कर रहे हो, तो हमको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लेना होता है, क्योंकि ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यू पिकअप करता है और डेविएशन 1 to 0 के बीच में होता है। स्क्यूज जो होता है वो कितने होते हैं? 0 होते हैं, और कर्टसिस कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, इतना ही इसके अंदर याद रखना है, तीनों के एग्जाम्पल याद रखने हैं। ओहो, तो इसके साथ एक दोस्तों खुशी की बात यह है कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन अपन ने करवा दिया। क्वेश्चन के बाद अब एक मैं नॉर्मल बता देता हूं, जब भी मल्टीप्लिकेशन का हेड वाला आए तो 1/2 करके ऐड करना होगा, और जब मल्टीप्लाई में आए, ये ऐड के मेथड में है, और मल्टीप्लाई में 1/2 × 1/2 ऐसे करना होगा।
ये केवल डिस्टेंस आपको याद रखना होगा, जब दोनों इवेंट एक दूसरे से अलग होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे, दोनों की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर देंगे, और दोनों जब जुड़े हुए होते हैं तो ऐड कर देते हैं। मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ और इतनी सी देर में अपनी ये क्वेश्चन हो गया है। और एक क्वेश्चन है सब कार्ड का न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया, इसको वापस से आप अच्छे से देख लेना। ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, ठीक है। और जल्दी से 5th यूनिट लेकर आ रहा हूँ आपके सामने, कहीं मत जाइएगा, मैं आपके रिवीजन कराने के लिए बिल्कुल दिलो जान से लगा हूं। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड थैंक्स फॉर योर फीडबैक। थैंक यू।